हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ASCC एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए मैथ्स के वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, और इस पर आप ध्यान रखिएगा कि आज आपको हम कई चीज़ें नई बताने वाले हैं, जिस पर हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कंपटीशन में काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं। और दूसरी चीज़ एक और याद रखनी है कि हमारे जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उन्हीं के आधार पर अब नए वीडियोस का वर्गीकरण किया जा रहा है, ताकि हम मैथ्स के वीडियो जो हैं वो पेपर के हिसाब से सेट किए जा सकें। जनरली हो क्या रहा है कि जाहिर सी बात है 3 तारीख के बाद लॉकडाउन का जो आपका असर है वो लगभग थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है, और जो भी आपके एग्जाम अनाउंसमेंट हैं वो ये निश्चित है कि 2 से 3 महीने के अंतराल में आपके एग्जाम होने लगेंगे। तो अब हमें जो तैयारी करनी है, जाहिर सी बात हमारे फॉर्म पड़ चुके हैं और जो नहीं पढ़े हैं वो अब डाले जाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि ऑनलाइन फॉर्म निकलने आसान है, लेकिन सरकार जब चाहेगी तभी निकलेगा। होता क्या है कि आपका जब ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें तो आपका कोई सोशल डिस्टेंसिंग का दिक्कत होना नहीं है, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म्स आपके अनाउंस किए जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज, जो आपके अभी फॉर्म पड़े हुए हैं, जैसे कि आपका रेलवे का है या आपका ग्रुप डी NTPC में, दोनों रेलवे में, और आपका UPP में आपके फायरमैन और जेल वार्डन का पड़ा हुआ है, इसके अलावा आपका जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का पड़ा हुआ है, ये सब जो फॉर्म पड़े हुए हैं इनकी एग्जाम जो है वो लॉकडाउन के खुलते ही 2 से 3 महीने में आपके सभी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि सरकारी ऑफिस जो हैं वो लगभग अब खुलने के आदेश हो चुके हैं और या तो होने वाले हैं। जनरली जो बड़े ऑफिसेस हैं वहां पर अल्टरनेट में काम चल भी रहा है, तो इसलिए हमें अब पढ़ाई जो है वो एक शेड्यूल से करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम लोगों ने आपसे बताया था कि आप YouTube पर जो हमें प्यार दिखा रहे हैं वो बिंदास है, और इसी तरह आप बनाए रखिएगा। इसको आप शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके कई दोस्तों तक भी पहुंचे, ताकि जो हमारा एक मोनेटाइज का सिस्टम होता है वो पूरा हो सके। इसलिए क्योंकि अभी 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो पड़े हुए हैं, उन पर आपका जो लाइक और सब्सक्राइब का संख्या है वो ठीक है, इसी तरह आप सब्सक्राइब करते रहिए। और जो आज हमें जो मेन चीज बतानी है, क्योंकि हमारे जो अभी तक के वीडियो थे वो सभी आपको लगभग फ्री प्रोवाइड किए गए हैं, और यही कोशिश होगी कि हर चैप्टर के शुरुआत में आपको एक वीडियो यूट्यूब पर जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर कोर्स की बात करें तो आपका जो कोर्स है उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस पूरी करनी होगी, जिस पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। अगर हम बात करें कि ASCC डाउनलोड करने पर, तो जाहिर सी बात है कुछ लोगों ने हमें चैट सेक्शन में क्वेरी करके बताया कि सर हम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, या हम वीडियोज नहीं देख पा रहे हैं, या हम वहां पर कोर्स में आपका वीडियोज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इन चीजों के लिए आज हमने कुछ प्रारूप बनाया हुआ है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आप ASCC टाइप करेंगे, और जैसे ही ASCC आप टाइप करेंगे तो याद रखिएगा ASCC के नाम से कई चीजें खुल के आती हैं, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए यहाँ पर एक ही ASCC में एजुकेशन लिखा हुआ है। हम मानते हैं कि नाम भी कई एक सेम हो जाएंगे, लेकिन आपका जो ASCC ऐप में एजुकेशन केवल लिखा हुआ है वो एक ही में है। और दूसरी चीज जो है आपकी, इसमें आपका ASCC आदर्श सर के नाम से है, बाकी चीजें अदर नाम से हैं। और इसमें जो आपको जब आप इंटर करेंगे तो जैसे ही आप अपना ईमेल सबमिट करेंगे तो आपसे वो बैच कोड मांगेगा। तो मैथ्स के लिए जो बैच कोड है वो आपका SP0001 है। याद रखिएगा कि जो आप मैथ्स का बैच कोड डालेंगे वो SP111 डालेंगे, SP0001, SP0001, ठीक है। और जब आप बैच कोड प्रोवाइड करवा देंगे तो आपका सामने होम खुलकर आ जाएगा। जब आप देखेंगे स्क्रीन पर तो एक बार आपका होम दिख रहा होगा, होम के साइड में आप देखेंगे तो वहां पर आपको एक स्टोर बैच और आपका चैट का भी ऑप्शन दिखता है। तो हमें जनरली जो ध्यान देना है स्टोर पर, और जब आप स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको कंप्लीट अर्थमेटिक्स जो है वो आपको मिल जाएगी। जब आप अर्थमेटिक में पहुंच जाएंगे तो जो भी वीडियो या तो आपको फ्री प्रोवाइड किए गए हैं, या आपको जो कुछ भी चार्ज लगाकर दिया गया है वो आपको वहीं पर नोटिस मिलेगा।
जनरली जो आपके फ्री वीडियोज हैं वो आप जब कंप्लीट नरेंद्र सर अर्थमेटिक में क्लिक करेंगे तो आपको जो वीडियो सेक्शन है वहां पर मिल जाएंगे, लेकिन स्टोर पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको सभी गाइडलाइंस दी जाएंगी, जैसे कि आपका कोर्स कितने में प्रोवाइड करवाया जा रहा है, वहां पर आपकी ड्यूरेशन क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमने लिखा हुआ है कि जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी आपकी 3 to 4 मंथ्स कोर्स की ड्यूरेशन है। आप 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू इसको आप देख सकते हैं। दूसरी चीज इधर हमने लिखा हुआ है 6 मंथ वैलिडिटी, यानी कि आप जब कोर्स परचेज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 6 मंथ तक आप इसको ऑनलाइन नेट ऑन होने पर आप आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी कि 3 to 4 मंथ्स आपको वीडियो हम प्रोवाइड करवाएंगे और 6 मंथ तक आप इसको पढ़ सकते हैं। सीधी सी बात, इसके थ्रू आप बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं हम कि आपको 3 से 4 महीने में लगभग 100+ वीडियोज मिलेंगे, जिनमें से प्रति वीडियो 1 घंटे का ही होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जनरली वो आपका वीडियो जो होगा वो 1 घंटे का होगा। और आपकी डेली 1 क्लास होगी, ये तो तय ही है कि आपकी 1 क्लास जो है वो पर डे होनी है। और इसके बाद जो आपका क्लास होगा उसके आपके चैप्टर खत्म होने पर जो हमने एक ऑनलाइन टेस्ट का सेक्शन रखा हुआ है, इसको भी आपको फॉलो करना है कि जो बच्चे आपके या ग्रुप में या जो भी आपके बच्चे इसमें टेस्ट में शामिल होना चाहें वो आप शामिल हो सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और चैप्टर खत्म होने के बाद एक डाउट क्लास लाइव रखी जाएगी। क्योंकि अभी नेट प्रॉब्लम है, हम लोग इस बात से परिचित हैं कि अगर जैसे ही नेट प्रॉब्लम खत्म होती है ये डाउट क्लास कितनी भी लंबी हो सकती है। जनरली ये संडे में प्रोवाइड की जाएगी और 2 से 2.5 घंटे या 1.5 घंटे से कम तो होनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें वो सवाल होंगे, यहाँ तक तो हमने जो पढ़ाया वो आपको मिला, लेकिन यहाँ पर वो सवाल होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं उस चैप्टर में। तो डाउट सेशन क्लास में हमें ये ध्यान रखना है कि आपकी समस्याएं यहाँ पर हल की जाएंगी, जिन्हें आप फोटो खींचकर चैट सेक्शन में भी भेज सकते हैं, या यहाँ पर जो नंबर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं वहां पर आप व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आपका 10वां जो पॉइंट है वो है आपका पीडीएफ नोट्स का। जैसे मैथ्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पर पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता होती है, वहां पर आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, देखिए जो हमारी वीडियोज में एक नई बात होगी वो ये है कि जैसे आप देखते हैं कि जब आप यूट्यूब में जो वीडियो देखते हैं उसको आप नेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये क्वालिटी आपको अपनी वीडियोज में भी मिलेगी, जिसे आप इंटरनेट के हिसाब से स्पीड उसकी तय कर सकते हैं। आपके यहाँ इंटरनेट स्लो चल रहा है या तेज चल रहा है तो उसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। स्पीड के हिसाब से आपका स्पीडोमीटर, ये आप कम से कम 2 बार तो स्पीड में आप देख ही सकते हैं। जनरली यही आपका यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड लेटर। मान लीजिए आपके यहाँ जो इंटरनेट की समस्या है वो काफी है, तो जब आपके पास नेट सही हो तब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप बाद में भी देख सकते हैं। इधर आप एक दिया हुआ है चैट सेक्शन। जैसे कि पिछली जो वीडियो बनी थी उसमें कुछ लोगों ने हमें बताया कि सर क्लियरिटी कम थी, तो ये आप चैट सेक्शन में हमें जरूर बता दिया करें, जिससे हम अगली वीडियो में उसके सभी जो समस्याएं हैं वो दूर कर सकें। क्योंकि यहाँ पर जो भी होगी वो नेट प्रॉब्लम ही हो सकती है, बाकी तो धीरे धीरे सब सुधरी जा रही है। तो इन चीजों पर हमें ध्यान देना है। एक बार फिर से देख लें, जब आप डाउनलोड करेंगे ASCC तो वहां पर आपसे बैच कोड पूछेगा। बैच कोड के साइड में आप होम में जाएंगे तो आपको स्टोर मिलेगा। स्टोर में आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, या आप SP0001 डाल के जैसे ही नरेंद्र सर नाम से जो पेज खुलता है उसमें वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आपको जो वीडियो मिल जाएंगे। इसके बाद आपका कोर्स ड्यूरेशन 3 to 4 मंथ है, 100+ वीडियोज है, डेली 1 क्लास है और ऑनलाइन टेस्ट की भी फैसिलिटीज है और आपकी डाउट क्लास भी है और आपके PDF नोट्स भी हैं। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, क्योंकि आज से जो क्लासें होनी है वो लगभग आपके एग्जाम के अनुरूप ही सेट की जाएंगी। इसलिए इन चीजों को आप जरूर नोटिस करिएगा और आगे की पढ़ाई पर आप जारी रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हमें जो अपना चैप्टर शुरू करना था, हमने आभास संख्या समाप्त कर दी थी और जो नया चैप्टर आप इसी में आपकी जो नंबर सिस्टम की नई यूनिट थी प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आज पढ़ना था। तो आप 5 सेकंड में इसको एक बार नोट कर लीजिए और 5 सेकंड बाद हम
आपका नया सेक्शन शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या होती हैं। तो हमें जब नंबर डिवाइड किए गए थे, उनका बंटवारा किया गया था पार्ट वाइज, तो वहां पर हमें बताया गया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी 1 से शुरू होती हैं। तो हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है, वो आपकी 1 है और आपकी ये इनफाइनाइट तक जाएंगी। तो जैसे ही हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, वो आपकी 1 है। फिर बात बनती है कि प्राकृतिक संख्याओं के कुछ नियम भी बनते होंगे। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह के नियम आपकी अभाज्य संख्याओं में थे उसी तरह के आपके जो नियम होंगे वो प्राकृतिक संख्याओं के होंगे। लेकिन हमें ये याद रखना कि प्राकृतिक संख्याओं की अपनी एक प्योरिटी है और इन्हें हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं की तो यूनिक क्वालिटी होती है, लेकिन प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो हमारी जनरली सब जगह मिक्स होती हैं, तो पहचान में कम आती है। जैसे हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या सभी विषम संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो हम देख सकते हैं सभी विषम संख्याएं हो, सभी सम संख्याएं हो, वो तो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। और अगर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं भी इसी में आती हैं। तो हमें जनरली इनके नियम पर बहुत फोकस करना है। जैसे हमसे पहले नियम की बात की जाए तो हमसे बताया जाता है कि कहीं पर भी लगातार या क्रमागत 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 24 से विभाज्य होता है। हमने बताया कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सदैव 24 से विभाज्य होता है। तो अभी तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के नियम बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना अभी विभाज्यता का टॉपिक छूटा हुआ है जो कि हमें आगे कंप्लीट करना है, इसको जरूर ध्यान रखना। तो अगर हम इस नियम की बात करें तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं 1 × 2 × 3 × 4, तो 2 × 6 और 4 24, यानी कि इसका मिनिमम से मिनिमम जो मल्टीप्लाई आता है वो 24 आता है। तो जब हमसे ये पेपर में पूछा जाएगा या किसी भी एग्जाम सेक्शन में पूछा जाएगा तो हमसे वो पूछेगा कि आपका, जैसे हम लिख दें कि 21 × 22 और आपका 23 और इधर आप 20 कर दें, या कहीं पर भी अगर आप 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं लेंगे तो उनका जो आपका विभाजन होगा वो मिनिमम से मिनिमम आपका 24 से तो होना ही है। इसका मतलब सीधा सा है कि लगातार 4 प्राकृतिक संख्याओं का जो मिनिमम गुणनफल बनता है वो आपका 24 बनता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे नियम की बात करें तो हमसे बहुत एक अगले सरलीकरण चैप्टर में मिलेगा, लेकिन अभी भी उसकी जरूरत है। हमसे कहा जाता है कि लगातार या क्रमागत दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर उनके योग के बराबर होता है। यानी कि अगर हम बात करें, जैसे हमने छोटी छोटी, समझने के लिए एक चीज हमेशा याद रखें कि जब भी आप सवाल करें तो जब आप उदाहरण समझ रहे हो तो संख्याएं बहुत छोटी छोटी लें, लेकिन क्योंकि आपको पेपर में तो ये सवाल मिलने ही है। लेकिन अगर हमें ये बात क्लियर नहीं हुई तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए जब भी आप लें तो यहां पर जैसे हमने ले लिया कि दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर होगा, यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर, के वर्गों का अंतर उनके योग के बराबर होता है। जैसे हमने लिया यहाँ पर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर।
नॉर्मल आप यहीं पर समझ लें, बाकी सवाल कैसे पूछेगा वो हम बता रहे हैं अभी। देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिखा, तो जनरली इसको हम लोग हल करने लगते हैं क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे नंबर हैं, तो हल करने में तो कोई दिक्कत हो नहीं रही है। हमने लिखा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, यानी कि ये आपका हो गया 3। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये ऑलरेडी ही आपका 2 + 1 होता ही है। हमारा मतलब हुआ कि लगातार दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो सदैव उन संख्याओं के योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर नंबर कितना भी छोटा हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें हमेशा याद रखना है कि हमें यहाँ पर दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर उनका योग करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो हमें हल नहीं करना है, हमें सीधे सीधे लिख देना है ये 3 + 2 यानी कि 5 के बराबर होगा। ये आपका 5 के बराबर होगा। यहाँ पर अपना लिखा हुआ है, तो जैसे ये लिखा हुआ है कि 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी सीधी सी बात है कि हमें लिख देना 4 + 3 यानी कि ये आपका 7। अब आप कहेंगे कि सर जी हमें तो पढ़ाया गया है कि यहाँ पर a² माइनस b² होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन हमें a² b² सरलीकरण में पढ़ने को मिलेगा, और अभी हम सरलीकरण नहीं बल्कि नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसलिए में ये याद रखना है कि यहाँ पर जो नियम बनेंगे वो आपकी पूरी मैथ्स यहीं से ही शुरू होती है। ठीक, और एक चीज और याद रखें कि जैसे हमसे पेपर में ये पूछा जाएगा, तो यही नियम हमसे पेपर में कैसे पूछा जाएगा। हमसे पेपर में पूछा जाएगा, मान लीजिए हमसे कहा गया कि 35 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। अब नंबर तो हमारे छोटे छोटे नहीं है, तो हम जाहिर सी बात है a² माइनस b² लगाएंगे, तो ये तो आप सरलीकरण से हल कर रहे हैं, तो हमें यही नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर सीधे सीधे आपको 35 + 34 कर दे, और ये 35 + 34 कितना होता है, 35 + 34 4 5 9 और 3 3 आपका 6। तो सीधी सी बात है कि हमें ये सवाल अच्छे से आना चाहिए। कभी कभार हमसे जरूर पूछ लिया जाता है, समझने के लिए आपके लिए ये चीजें सही हैं, जबकि आपसे एग्जाम में ये आपसे पूछा जाए। किसी भी आप एग्जाम को ले लें, छोटे से बड़े एग्जाम तक, सभी में ये कंपलसरी ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आगे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर आपने पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्याओं के योग से संबंधित सवाल आते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे होता है। तो इस सेक्शन को हम साफ कर लेते हैं। सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं यहां से। और जो भी आप नियम पढ़ें उसका 1 या 2 एग्जाम्पल हम करवा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे जरूर, क्योंकि मैथ ऐसी चीज है जब तक आप सामने हल नहीं करोगे बात नहीं बनेगी। तो उसको आप खुद एक एक सवाल करते जाइए। जैसे हमने अगला नियम लिखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग। n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो हमारे पास पीछे पढ़ाया गया है 9th में 10th में कि n + 1/2 ये आपका नियम हो गया। अच्छा, कुछ लोगों की कंप्लेन थी कि सर पिछली वीडियो में हमें क्लियर नहीं हो रहा था। इससे आप निश्चिंत रहिए, वो वीडियो आपको दोबारा अपलोड कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज, मैथ्स में जाहिर सी बात है डिजिटल बोर्ड की मांग ज्यादा होती है। आप निश्चिंत रहिए, जल्द से हमारी टीम इसी में लगी हुई है। आप अभी बस जब तक हमारे ये चैप्टर्स के बेसिक्स चल रहे हैं तब तक इस चीज का ये चल रहा है, और जैसे ही लॉकडाउन क्लियर होता है हम लोग डिजिटल बोर्ड पर ही होंगे। ठीक है, हमारे पास है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपका यहाँ पर संख्याएं लिखी, हमने लिखी 1 2 3 4 और डॉट डॉट। जहां तक आपसे पूछा गया, मान लीजिए हमसे कह दिया गया ये आपको 50 तक का कहता है, तो जैसे ही आपको 50, तो आपका जो n है वो ये है, यानी कि ये आपका दिया हुआ है n। अब इसे हमें हल करना है, तो हमें पिछली क्लासों में इसको बताया गया था सिग्मा n करके इस, और सिग्मा n का मतलब है कि n की जगह आप 50 रखें, 50 और इंटू 50 + 1 यानी 51 और आपका बटे 2। तो जैसे ही आप करेंगे इसको, तो हमारे पास ये आपका कट गया 25 बार,
और 25 से 25 2 और 25 पंचे 125 और 2 तो 127। आपका आंसर होगा 1275। याद रहेगा कि जब भी हमसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे हमें क्या करना है कि आप सिग्मा n रखें और आगे आप इसको 2 से भाग करेंगे तो 1275। अब प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर 10 आदमी बताएंगे तो 10 तरीके से बता सकते हैं। जनरली ये सवाल आपके लिए में भी पुराना है, लेकिन इसको आप समांतर श्रेणी से भी कर सकते थे, जो कि आगे सेक्शन में मिलेगा। लेकिन अभी हमें जो प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी जा रही हैं तो हमें केवल प्राकृतिक संख्याओं के नियम से ही पढ़ना है, इसलिए इसको आप जरूर एक बार बंद कर लें। ये आपका नियम हमें दिया गया, मान लीजिए कि हमें दिया गया 1 2 3, यहां पर प्लस का साइन कर दीजिए, 4 + 5 + डॉट डॉट 100 तक। अब 100 हो सकता है, 200 हो सकता है। हमने लिखा है यहां पर सिग्मा n, तो हमारे पास n कितना है, n है आपका 100, यानी कि सीधी सी बात 100 × 100 + 1 यानी कि 101/2, यानी कि अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 50, और इसको आप अगर गुणा करेंगे, 0 है बीच में, ये आपका आ जाएगा 50 और 50, यानी कि आपके जो 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी बने, उनका योग बना 500050। याद रहेगा। तो 2 एग्जाम्पल इसके। तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि ये बात तो चलो ठीक है कि हमसे 1 से पूछा गया तो हमने 50 तक निकाल दिया, अगर हमसे 100 तक पूछा गया हमने 100 तक का निकाल दिया। क्या एग्जाम वाला जानता है कि हम ये नियम पढ़ कर आए हैं? नहीं। तो हो सकता है कि वो आपको एक सवाल ये पूछ ले कि 51 + 52 + 53 और प्लस डॉट डॉट 100 तक। तो अब तो आप कहेंगे कि सर जी ने बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और बात हमारी 51 से शुरू हो रही है, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब ये सवाल इससे हल तो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल ये आपका, दूसरा सवाल ये, और ये सवाल अगर वो इसी नियम से हल करने को बोले तो हमें दिख रहा है कि ये नंबर हमारे 100 तक के दिए हुए हैं और ये नंबर हमारे 50 तक के दिए गए हैं, लेकिन ये जो हमसे पूछा गया वो 51 से 100 तक का पूछा गया है। यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक के नंबर से हम 50 तक के नंबर हटा दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये होगा। तो आप कहेंगे हमें 2 प्रोसेस करनी पड़ेंगी। तो अगर आप प्राकृतिक संख्या के नियम से कर रहे हैं तो 2 प्रोसेस ही करनी पड़ेंगी, लेकिन अगर आप इसी को समांतर श्रेणी के नियम से कर रहे हैं तो वो आपको अगले सेक्शन में मिल जाएगा। तो जनरली अभी हम प्राकृतिक संख्या पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने लिखा कि आपको क्या करना है कि 1 + 2 + 3 और डॉट डॉट 100 माइनस हमने लिखा 1 + 2 + डॉट डॉट कहां तक 50 तक। तो जाहिर सी बात है हमारे पास ये लिखा हुआ है कि ये आया है आपका कितना 5050 और ये वाला आया है कितना 1275। तो आंसर कितना आएगा, हमने घटा दिया इसको, इधर से आपका 5 गया और ये आपका कितना यहां पर बचा आपका 4 और 14 में 7 गया 7 और ये आपका यहाँ पर फिर से 9 और 9 में 2 गया 7 और ये आपका यहाँ पर 4 में 1 गया 3, यानी कि जो हमारा 51 से लेकर 100 तक का जो सम निकलेगा या जो योग निकलेगा वो निकलेगा 3775। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर ये पूछता है तो बात दूसरी है, ये पूछता है तो बात दूसरी है और ये पूछता है तब भी बात दूसरी है। अब आपसे सवाल किस तरीके से पूछा जाता है ये हमें आपको अपनी समझबूझ दिखानी पड़ेगी, क्योंकि चौथा सवाल भी बनता है जो कि इसी से लगेगा और वहां पर समांतर श्रेणी फेल हो जाएगी, नहीं तो फिर लोग प्राकृतिक संख्याएं पढ़ना बंद कर दें और समांतर श्रेणी ही पढ़ लें। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि प्राकृतिक संख्याओं की अपनी एक नियम है और समांतर श्रेणी की एक अपनी अलग बात है। ठीक है, तो अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि यहां से अगला सवाल क्या बन सकता है। देखिए ये हमने यहां पर लिखा
इसी सवाल को वो आपको ऐसे दे सकता है 4 + 8 + 12 + 16 और डॉट डॉट 200 था। तो अब बात बोली जाएगी कि सर समांतर श्रेणी से हल कर दें। नहीं, अभी भी सवाल आपसे यही पूछ रहा है, लेकिन हमें ध्यान देना है कि हमें प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो 1 से बताई गई हैं, 4 से नहीं बताई गई हैं। तो कुछ ना कुछ आपको ये सवाल क्लू दे देगा जो कि हमें अप्लाई करना है। और वो क्लू ये है कि जैसे ही आप यहां से 4 कॉमन करेंगे, यानी कि 4 को आप बाहर करेंगे, तो यहाँ पर 4 1 जा 4 बनेगा, यहाँ 4 2 जा 8 बनेगा, यहाँ आपका 3 बनेगा, और इसी तरह डॉट डॉट अगर इसमें आप देंगे तो ये आपका 50 बनेगा। यानी कि सीधी सी बात, अगर आप यहां पर देखें तो एक बार फिर से हमारा सवाल ये वाला हो गया। यानी कि अब हमें सीधी सी बात है कि अगर ये याद है तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को तो ये भी याद रहता है, और नहीं याद है तो आप इनटू में बस कर दीजिए, आपका सवाल लग जाएगा कि सिग्मा n बराबर 4 इंटू आपके 50 तक के नंबर हैं, 50 इंटू 51/2, और आप इसको कट कर लीजिए तो ये आपका कट जाएगा 2 बार, और यहाँ पर फिर से 50 हो जाएगा, ये आपका 100 हो गया, और इंटू 51, तो आंसर आपका जो आएगा वो होगा 5100। या कुछ लोग को ये आंसर याद रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर गुणा कर देते हैं, और वो याद रखते हैं कि हमें क्या करना है, 4 इंटू 1275। तो अगर आप 12 4 4800 और 75 में 4 का गुणा करेंगे तो 300, तो 4800 और 300 जो हमारा आंसर आएगा वो निकलेगा 5100। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो पहला सवाल बनता है वो यहीं से बनता है, और इससे ज्यादा वो आपसे पूछेगा तो बस यही सेक्शन बनता है जो हमें याद रखना है। ठीक, तो दूसरा फिर नियम क्या है, नेक्स्ट नियम जो होगा वो आपका बनता है कि हमसे पूछा जाता है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अब जो लोग अभी तक हमें केवल n प्राकृतिक संख्याओं का योग कहा गया था, अब हमसे बोल दिया गया वर्गों का योग बताइए, तो हमारे पास जाहिर सी बात है नया फॉर्मूला बनेगा कि सिग्मा n बराबर n ऑफ n+1 और 2n+1 और बाई में आपका 6 होगा। आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है इसको, आप निश्चिंत रहिए, एक बार याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि हमसे जब n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कहा जाए तो हमें याद रखना है कि n ऑफ n+1 2n+1/6। जैसे ही हमसे सवाल पूछा जाए हमें वैसे ही इसका आंसर देना है। ठीक है, जैसे हमें दिया गया कि सवाल में आपसे कहेगा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। इसमें तक जो ज्यादातर पूछेगा वो आपको छोटे ही नंबर तक पूछेगा, क्योंकि जब स्क्वायर की बात होती तो नंबर भी बहुत बड़े बनते हैं। इसलिए हमें ये याद रखना है कि अब इसमें अगर हम इस सवाल को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर सिग्मा n स्क्वायर कर लीजिए, तो हमने लिखा कि सिग्मा n स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए n बराबर हमें 10 दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा लें। जैसे ही हम कहा गया हमने लिखा 10 इंटू n+1 यानी कि 11 और 2n+1, 2n+1 मतलब 10 2 20 और एक आपका 21, और अपान में आपको 6 लिखना है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हमें दिया गया कि 10 इंटू 11 इंटू 21/6। आप हल करेंगे तो इसको आप हल कर दीजिए, 3 से 7 और 3 से 2 और 2 से ये आपका 5। तो 11 5 55 और 55 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 5 35 और 7 5 35 और 3 38। तो जो हमारा आंसर आएगा वो होगा आपका 385। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हमें n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछा जाए
तो मैं सिग्मा एन स्क्वायर बराबर एन ऑफ एन प्लस वन 2n+1/6 का यूज करना है। याद रहेगा। अगले सेक्शन में चलते हैं। तो जाहिर सी बात है यह सवाल यहां भी बनेगा तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन फिर उसके नियम दूसरे होते हैं। अभी हमें जनरली इसी को याद रखना है सिग्मा एन स्क्वायर के लिए। तो तीसरा पॉइंट बनता है, नियम नेक्स्ट होगा कि जब हमसे वर्ग पूछे गए हैं तो क्यूब भी पूछेगा, यानी कि घन भी पूछ सकता है। तो हमसे कहेगा कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो घनों का योग क्या बनेगा? हमने लिखा कि सिग्मा एन क्यूब बराबर, कुछ लोग रट्टा मारते हैं कि हमें क्या पढ़ाया गया। रट्टा नहीं, मैथ में रट्टा नहीं चलता है। मैथ में अगर कुछ चलता है तो वो होता है कि हमने समझा क्या। तो हमें याद रखना है कि जो मैं पीछे पहला फार्मूला पढ़ाया गया था, हमारा फार्मूला था n ऑफ n+1/2, बस इसको आपका स्क्वायर कर दिया। इसको आपका जो है वो आपको स्क्वायर कर देना, और ये आप पढ़कर आए हैं इसलिए गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। तो जो सिग्मा एन क्यूब है वो रिलेटेड है किससे? सिग्मा एन से। और जो सिग्मा एन स्क्वायर है वो रिलेटेड तो है, लेकिन एक सेक्शन और जुड़ेगा 2n+1। तो हमसे फिर वही सवाल पूछा जाएगा। हमसे पूछा गया सवाल होगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ था 10 का क्यूब, वहां पर देखिए पूछा गया था। तो इसी तरह हमें इसमें रखना है। हमने रखा कि सिग्मा एन क्यूब बराबर क्या आएगा? हमने रखा 10 × 11 और बटे 2 और पावर में आपका 2, यानी कि सीधी सी बात है कि ये 2 आपका इसको कट कर देगा और हमारे पास आया 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 55 25 इधर और 55 25 और 5 30, यानी 30 25 जो होगा वो आपका आंसर होगा। तो हमें एक बार फिर से ध्यान देना कि जो सिग्मा एन क्यूब होगा वो आपका 55 का स्क्वायर बनेगा। वो कैसे बनेगा कि n बराबर 10 और 10+1 यानी 11/2, यानी 2 से कट जाएगा 55 का स्क्वायर यानी कि 30 25। याद रहेगा। यहां तक का आपका प्राकृतिक संख्या से सवाल बनते हैं और जनरली एक पेपर में आप एक सवाल तो पक्का ही मानिए, ये तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ठीक है। इसके बाद इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हमारी सम विषम संख्याएं भी बनती हैं, या जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं बनती हैं वो भी तो प्राकृतिक संख्याओं से बनती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि यहीं पर हमें सम विषम संख्याओं के भी नियम मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो हमसे बताया जाएगा, नियम ही है। जनरली पेपर में नियम नहीं पूछा जाता है, हमसे सवाल पूछा जाता है। अगर आपको नियम नहीं क्लियर है तो सवाल तो फिर आप उसको हल करेंगे, और मैथ में हल करना तो फिर सबको आता है, और हल नहीं करना है, हमें उसको सोच के देखना है कि क्या हो सकता है। हमें बताया जाएगा कि विषम संख्याओं से नियम होगा कि लगातार या दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है वो सदैव किससे डिवाइड होता है? 8 से। बस इतना सा याद रखना है। जैसे उदाहरण के तौर पर छोटे छोटे नंबर आप ले लो। हमने लिखा 3² - 1² 5² - 3² 7² - 5²। यानी कि अगर इनको हम हल करें तो यहाँ हम सब लोग जानते हैं कि 3 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर हटाओगे तो 9 - 1 ये 8 आएगा। ये 25 - 100 हटाओगे, 25 - 9 हटाओगे आपका 16 आएगा।
इसको आप अगर 49 माइनस 25 हटाओगे तो ये आपका 24 है। और किसी भी चीज के लिए 3 एग्जाम्पल बहुत होते हैं। आप जनरली देखिए तीनों के तीनों नंबर अगर डिवाइड होंगे तो वो आपसे 8 से डिवाइड होंगे। और याद रहे ये एक बार नहीं 10 बार पूछा गया है कि लगातार दो विषम संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है वो डिवाइड होता है 8 से, 24 से, 4 से या कुछ भी। तो हमें याद रखना है यहाँ पर हमें आंसर जो देना है वो आपका 8 सही होगा। जबकि इसी का जस्ट अपोजिट जो नियम होगा वो होगा सम संख्याओं का। तो देख रहे हैं दो क्रमागत सम संख्याओं का अंतर सदैव विभाजित होगा किससे? तो 4 से। किससे विभाजित होगा? 4 से। तो आप कहेंगे कि सर जी जब 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो 4 से विभाजित होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो 4 वाले नियम बनेंगे, जो संख्याएं 4 से डिवाइड होती हैं वो हो सकता है कि 8 से डिवाइड ना हो, लेकिन ये कंपलसरी होगा कि जो नंबर 8 से डिवाइड होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा। क्योंकि इसी के बाद हम लोग अपना टॉपिक विभाज्यता शुरू करेंगे। तो अभी से इन चीजों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हमने विषम सम संख्याएं ले ली यहाँ पर। तो हमने लिखा कि 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर और 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। इनको हमने देखा कितना कितना आएगा। तो हमने देखा यहाँ पर निकलेगा 16 माइनस 4 यानी कि 12 आएगा। तो देखिए ये नंबर 4 से ही डिवाइड हो रहा है जबकि 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहाँ पर हमने देखा कि ये आपका आया 36, 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 36 माइनस 16 यानी कि ये आपका आया 20। और जब 20 आएगा तो यहाँ पर हमने देखा कि 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर यानी कि ये 64 और माइनस 36। अगर आप इसको 64 से 36 हटाएंगे तो ये आप बनेगा 14 में 8 गया, 14 में 6 गया 8 और आपका ये 5 में, ये आपका 14 में 6 गया 8 और 5 में 3 गया 2। तो जैसे ही आप देखेंगे तो ये नंबर 8 से नहीं बल्कि केवल और केवल 4 से डिवाइड हो रहे हैं। किससे डिवाइड हो रहे हैं? 4 से। तो नियम नंबर 1 कि दो क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का अंतर जो होता है वो हमारा आता है 8 से विभाजित होता है, और जो सम क्रमागत संख्याओं का अंतर होता है वो सदैव 4 से विभाजित होता है। तो आपसे सवाल कैसे आएगा? बात तो सवाल की आती है, ये तो हमें भी पता रहता है कि नियम है नियम है नियम है, लेकिन हमें याद रखना है कि सवाल क्या होगा। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा जब विषम संख्याओं की बात होगी तो हमसे मान लीजिए उसने पूछ लिया कि 63 का स्क्वायर माइनस 61 का स्क्वायर विभाज्य होगा। ऑप्शन में होगा 4, 6, 8, 12, 15। तो हमें याद रखना है कि ये हमारे इस नियम का सवाल है और हमें कुछ ना दे सोचते हुए सीधे सीधे आपको लिख देना है ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। आप हल करें या ना हल करें, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के हल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो गलत नहीं है। लेकिन जब हमें पता है कि हमारा सवाल जल्दी हो रहा है तो उसको हम जल्दी करने के लिए अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर रखें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पूछेगा, मान लो हमसे उसने पूछा कि 44 का स्क्वायर माइनस 42 का स्क्वायर। तो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है, और जब सम संख्याओं के वर्गों का अंतर है तो ये पक्का 4 से डिवाइड होगा, हमें सोचने की जरूरत नहीं है। और ऑप्शन में वो यही पूछेगा, इससे आप निश्चिंत रहिए कि वो आपसे हल करवाएगा। हल करने को कभी नहीं आता है, वो विभाज्यता पूछता है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर अंतर कहा गया तो योग की भी बात करेगा, तो बिल्कुल करेगा। और योग की बात करेगा तो हमसे पूछेगा कि n विषम संख्याओं का योग क्या होगा। n विषम संख्या का योग। अब n विषम संख्याएं लिखी हुई हैं तो हमारे पास लिखी होंगी 1 + 3 + 5 + ...
आपका कुछ भी लिखा होगा n तक लिख लेते हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास नंबर है नहीं। तो जैसे ही आप यहाँ n तक लिखेंगे, हमें याद रखना है कि कुछ लोग यहाँ पर समांतर श्रेणी लगा देते हैं, लेकिन फिर सवाल समांतर श्रेणी का नहीं है, सवाल हमारा केवल विषम संख्याओं का है। और जब n विषम संख्याओं की बात होती है तो यहाँ पर जो आंसर होता है वो होता है n²। यानी कि अगर हमसे कहा जाए, यहाँ पर हमने सवाल लिखा कि 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट डॉट कहां तक, 25 तक। तो हमें याद रखना है कि यहां पर n क्या है, यहां नंबर ऑफ n है, ये जो आप लगा दीजिए कि 25 का स्क्वायर नहीं, हमें याद रखना है कि यहां पर कितनी विषम संख्याएं हैं। जब यहां विषम संख्याओं की बात होगी तो आप गिनती करते हुए जाएं। एक बार देखें यहाँ पर छोटा सा, फिर बाद में इसको देखते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा 1 + 3, 1 + 3 + 5, 1 + 3 + 5 + 7। देखिए यहाँ पर 2 विषम संख्याएं हैं, यानी कि आपको 2 का वर्ग कर देना है, ये 4 हो गया। यहाँ पर आपकी 3 विषम संख्याएं हैं, आपको 3 का स्क्वायर कर देना है, ये आपका 4 हो गया था, तो ये आपका 9 हो गया। और ये आपका लिखा हुआ है 4 विषम संख्याएं, तो नो डाउट आपको 4 का वर्ग कर देना है, ये आपका 16 हो गया। अब आप कहेंगे कि सर जी यहाँ पर तो 7 था, तो 7n नहीं है, 7 तो लास्ट विषम संख्या है, लेकिन जो विषम संख्याओं की संख्या है वो कितनी है, 4। विषम संख्याओं की संख्या है कितनी है, 3। विषम संख्याओं की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पर अगर बात करो तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी बनेगी, हमने 25 तक देखी। तो आपकी जो सम विषम की अब यहाँ पर गिनती की बात आती है कि हम गिनेंगे कैसे, तो हमेशा याद रखिए कहीं पर भी सम विषम की बात करेंगे तो जितनी आपकी टेबल होगी उसमें से आधी सम और आधी विषम होती है। जैसे हमने कहा कि 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं में से कितनी सम और कितनी विषम है, तो उसमें से 50 सम और 50 विषम। 20 तक की संख्या प्राकृतिक संख्याओं में कितनी सम और कितनी विषम संख्याएं, 13 सम और 13 विषम होती हैं। यानी कि सीधी सी बात, ये आपकी जो विषम संख्या है वो 13वीं है, 13th। तो हमें सीधा से याद रखना है, इनका जो सम निकलेगा वो निकलेगा 13 का स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा 169। बिना सोचे समझे आपको रख देना है कि विषम संख्याओं का जो योग होता है वो n² के बराबर होता है। एक बात, अब विषम संख्याएं हो गई तो हमसे सम संख्याएं भी पूछेगा। तो देख लेते हैं सम संख्याओं के लिए कि जब हमसे कहेगा कि n सम संख्याओं का योग बताओ, n सम संख्याओं का योग, तो अब आप कहेंगे कि हमारे पास संख्याएं कैसे होंगी, तो संख्याएं होंगी 2 + 4 + 6 + 8 + डॉट डॉट n तक। तो फिर आप समांतर श्रेणी पर जाएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं कि फिर भी आपको समांतर श्रेणी की जरूरत नहीं है। ये हमारा नियम नंबर 2 होगा सम संख्याओं के लिए, और ये आपका बनेगा क्या कि n(n+1). क्या बोला हमने कि n सम संख्याओं का जो योग है वो बनेगा n(n+1), यानी कि सीधी सी बात है, छोटे छोटे नंबर हमने उठाए यहाँ पर 2 + 4, 2 + 4 + 6 और 2 + 4 + 6 प्लस 2 + 4 + 6 + 8। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर n 2 है, यानी कि इसको आपको इसके अनुरूप क्या कर देना है, 2 × 3। हमने 2 + 4 + 6 लिखा हुआ है, यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर 3 सम संख्या है, यानी कि 3 × 4 कर देना, यानी कि एक बार n और एक बार n+1, यानी कि यहाँ पर आपकी 4 विषम सम संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 4 × आपको 5 कर देना, यानी कि सीधी सी बात है, इसका योग आपका 6 आएगा, इसका योग आपका 12 आएगा और इसका योग आपका 20 आएगा। तो क्या हमें समांतर श्रेणी लगानी पड़ी? नहीं लगानी पड़ी, हमें केवल नियम पर ध्यान देना पड़ा कि n(n+1), यानी कि सीधी सी बात है कि 2 + 4 × 2 × 3, 3 × 4 और 4 × 5,
तो ये तो हमारे हो गए नियम। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा कुछ इस तरह, मान लीजिए ये हमारा लिखा है, ये हमने लिखा 26 तक, या हमने लिख लिया 50 तक। आप जितना नंबर चाहे उतना लिख लें, क्योंकि सम संख्याएं तो यहां तक भी होती हैं। हमने लिखा 50 तक। अब हमें ध्यान देना है कि यहां से यहां तक कितनी सम संख्याएं हैं। तो अभी हमने बताया था कि जितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनकी आधी सम होंगी और आधी विषम होंगी। तो 50 तक की बात कर रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, यहां तक 25 सम और 25 विषम होंगी। तो n बराबर आपका 25 और योग होगा आपका 25 इंटू 26। 25 इंटू 26। जब हमने 25 इंटू 26 किया तो सीधी सी बात है कि यहां पर आप इसको देखेंगे तो 25 इंटू 25 तो आपका 625 होता है, सब लोग जानते हैं। और एक बार 25 और जोड़ना है, यानी कि 625 और 25 आंसर हो गया 650। तो ये थी हमारी विषम संख्याओं की सीरीज और सम संख्याओं की सीरीज। याद रहेगी कि विषम संख्याओं की बात करें तो स्क्वायर करना है, और अगर सम संख्याओं की बात करें तो हमें n+n+1 करना है। जब इतना आप कर देंगे तो इसमें आपका आंसर 169 आया था, इसमें आपका आंसर 650 है। याद रहेगा। आगे चलते हैं। तो अब बात आती है कि ऐसा क्या जरूरी है कि इसी तरह सवाल पूछेगा? नहीं। तो एक सवाल फिर बनता है, देखिए क्या है। तो प्राकृतिक संख्याओं का चैप्टर इतना बड़ा होता है, ध्यान रखिए कि अगर हम पढ़ें इसको तो 2-3 दिन पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, हमें यहाँ पर उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर कुछ ऐसे लिखे होते हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... और ये नंबर आपके लिखे होंगे कहां तक, 24 + 25, और फिर नंबर रिटर्न करेगा और फिर लिखा होगा 24 + 23 + ... 3, 2 और 1। तो अब तो ना तो सम की बात हो रही है और ना विषम की बात हो रही है, हमसे कुछ उसने अलग ही पूछ लिया। तो हमें याद रखना कि ये भी सवाल आपके प्राकृतिक संख्याओं का है, लेकिन आप अगर नियम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जब प्राकृतिक संख्याएं पहले बढ़ते हुए क्रम में, और फिर घटते हुए क्रम में लिखी हूं तो आंसर क्या होगा? तो आप कहेंगे कि सर एक काम करो, इसको इधर जोड़ लेते हैं और इसको इधर जोड़ लेते हैं। नहीं, तो फिर हमने काम ज्यादा किया, क्योंकि हमें पीछे नियम पता थे तभी तो किया। तो फिर हमें प्राकृतिक संख्या के नियम पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो हमें याद रखना है कि ये कंडीशनें दूसरी थी और ये वाली कंडीशन आपकी दूसरी है। तो हमें यहां पर फोकस करना है इस पर कि आपका जो भी नंबर यहां पर लिखा होगा वो मध्य में होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि जो यहां पर नंबर लिखा हो वो मैक्सिमम होगा। तो यहां पर हमें लिख देना है कि मैक्सिमम नंबर का वर्ग, बस आपका जो है वो आंसर होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर 25 है मैक्सिमम, हमने सीधा सा आंसर लिख दिया 25 का स्क्वायर यानी कि 625। और हमें लगता है कि अगर आप सिग्मा एन लगाओगे तो उससे तो जल्दी ही है। तो जो आंसर आप 2 मिनट में दे सकते हैं वो यहाँ पर आप केवल 5 सेकेंड या 2 सेकेंड, जितनी जल्दी आपके दिमाग में स्क्वायर आता है उतने ही जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। याद रहेगा। तो प्राकृतिक संख्याओं में हमें इतनी चीजें याद होनी चाहिए। और अगर बात करें तो प्राकृतिक संख्याओं को और आगे आप ले जा सकते हैं कि अगर हमसे बोले कि प्राकृतिक संख्याओं को और कहां तक जाएंगे, तो फिर आपके n विषम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, या n सम संख्याओं के वर्गों का योग, या n विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये जनरली आपके छोटे एग्जाम में नहीं आते हैं। हमारे जो पुलिस और SI तक के एग्जाम के सवाल हैं वो आपके यही बनते हैं।
और इतना भी आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा है, इसको आप कंप्लीट करके रखिए और नोट्स जरूर बनाइएगा, इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का सेक्शन यहां से फिनिश होता है और अब हमें बात करनी है कि विभाज्यता की बात कर लेते हैं कि विभाज्यता क्या होती है। हमसे पूछी गई थी अभाज्य संख्याएं, वास्तव में यहाँ पर हमें बतानी है विभाज्य संख्याएं कि विभाज्य क्या है। विभाज्यता का सीधा मतलब है डिविजिबिलिटी, यानी कि कौन सा नंबर किससे विभाजित हो सकता है। जैसे कि अभी हमने सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में बात की। अब हमारे पास जो टॉपिक होगा वो होगा कि आपके कौन से नंबर किससे विभाजित होते हैं और कौन से नंबर किससे विभाजित नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम नंबर्स की बात करें तो यूनिट तो प्राकृतिक संख्या से ही बनती है, बिल्कुल। तो हमारे पास नंबर होते हैं 1 और आपका 2, 3, 4 और 5। बिल्कुल एक एक चीज क्लियर करके चलना है और उसका एक एग्जाम्पल भी देखते चलिए, नहीं तो पता चलता है कि सवाल ज्यादा हो जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, 1 के बारे में हमने पिछली यूनिट में बताया था जब अभाज्य संख्याएं पढ़ा रहे थे कि 1 जो है, 1 जो है वो आपका अभाज्य संख्या नहीं है, इसे आप इकाई के अंक के तौर पर याद कर सकते हैं। यानी कि जो आपका 1 है वो आपका इकाई का अंक है, अर्थात ये तो सब में होगा, तो 1 से सभी नंबर विभाजित होते हैं। ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जो आपका 1 से विभाजित ना हो। आपका 1 जो है वो आपके सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, इसीलिए इसको अभाज्य के नियमों में नहीं जोड़ा जाता है। आप किसी भी नंबर्स को 5 है 5 into 1 लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर 1 जो है वो क्या है, इकाई का अंक। याद रहेगा, हमारे पास 2 दिया हुआ है, तो याद रहे यहां से हमें नए नियम मिलने शुरू हो जाते हैं। वो सभी संख्याएं जिनका अंतिम अंक कह लें, अच्छी बात है, लास्ट डिजिट कह लें, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। या कुछ लोग अपना आखिरी संख्या याद रखते हैं, लेकिन आखिरी संख्या से अच्छा है कि अंतिम अंक याद रखें। अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 2 तो हो सकता है या सम हो सकता है और ये आपका शून्य हो सकता है। जिस भी संख्या का अंतिम अंक 2 हो, सम हो या 0 हो, वो सभी की सभी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। जैसे जनरली हमने देखा यहाँ पर 32 लिख दिया, यहाँ पर हमने कोई भी नंबर ले लिया 66 लिख दिया, या हमने यहाँ पर कोई भी नंबर लिख दिया 80 लिख दिया। तो एक चीज देखिए, आपके इसके लास्ट में 2 भी है और यहाँ पर आपका ये सम संख्या भी है और इसके लास्ट में 0 भी है। तो ऐसा कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 बनता है या सम बनता है या आपका 2 बनता है, वो सभी संख्याएं आपकी 2 से विभाज्य होती है। 3 लिखा हुआ है, 3 की एक अपनी यूनिक क्वालिटी है, इसके जितने भी मल्टीपल होंगे अपना ही नियम चलाते हैं। तो हमें याद रखना है क्या होता है यहाँ पर, संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग जो होता है उसमें आपको 3 से भाग देना है, और यदि वो संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है तो वो आपका संख्या 3 से परमानेंट विभाजित हो जाएगी। आप संख्याएं ले सकते हैं कोई भी, आपका हमने लिया 15, 18,
और आपका 39, 42। तो देखिए आप 5 1 6, 3 से विभाज्य हो रहा है। 8 1 9, 3 से विभाज्य हो रहा है। 9 3 12, 3 से विभाज्य हो रहा है। 4 2 6, 3 से विभाज्य हो रहा है। अब अगर आप बात करें तो यहां पर आप ले लीजिए 6 7 13, 3 से विभाज्य नहीं होता है, अतः ये नंबर आपसे नहीं पूछा जाएगा, या ये नंबर आपका 3 से विभाज्य नहीं है। हमने नंबर ले लिया 85, तो 8 और 5 13 होता है, ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो क्या ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा? नहीं, ऐसे सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। सवाल हमसे कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि 3 4 5 और यहाँ पर एक स्टार लगा होगा आपका बड़ा सा, या यहाँ पर वो आपको एक ब्रैकेट दे देगा इस तरह का, और पूछेगा कि अगर ये संख्या आपकी 4 6 पर कंप्लीट होती है तो बताइए कि इस खाली जगह पर कौन सा नंबर होगा ताकि ये नंबर आपका 3 से विभाजित हो जाए। तो अब छोटी छोटी संख्याओं में तो हमने जोड़ लिया था, तो यहां भी हमें जोड़ना ही है। हमें क्या करना है? 6 4 10, 10 5 15, 15 और 4 19 और 3 22। अब 22 तो 3 से विभाज्य होता नहीं है, तो जब 22 3 से विभाज्य होता नहीं है तो आप घटा सकते नहीं है। तो आप देखिए कि 22 के ऊपर कौन सा नंबर आपका 3 से विभाज्य होता है। तो हमने देखा कि 22 के ऊपर 24 विभाज्य होता है, यहाँ पर 2 आपका सेट हो जाए, यानी कि अब देखा हमने तो 6 4 10, 10 2 12, 12 और 5 आपका 17, 17 और 4 21 और 3 24। अब ये आपकी जो पूरी की पूरी संख्या है वो किससे विभाज्य होगी? 3 से। याद रहेगा कि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए 3 किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना अति आवश्यक है, और अगर ऐसा नहीं है तो 3 की डिविजिबिलिटी पूरी नहीं होगी। बात करते हैं आगे 4 की। तो देखिए यहां पर अभी हमने 2 को लिया था, तो ये तो 2 था। अब ये देखिए बस सीधा सा क्लू लिख लीजिए कि ये 2 इंटू 2 लिखा है, कि इसके कुछ लक्षण तो वैसे ही है जो आपके 2 के, लेकिन चूंकि वो 4 है तो कुछ ना कुछ तो अपनी यूनिक क्वालिटी होगी। तो हमें याद रखना है कि इसका अंतिम अंक था, और इस वाले में हमें याद रखना है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, क्या लिखेंगे? अंतिम 2 अंक। कुछ लोग याद रखते हैं कि इकाई और दहाई के अंक, इसमें कोई दो राय नहीं, बिल्कुल सही है, इकाई और दहाई के अंक। तो जो ये 2 अंक होते हैं ये आपके 4 से विभाज्य होने चाहिए, यानी कि अगर हम किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दे दें और वो पूरा पूरा विभाजित हो जाए तो आपकी वो संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है यहां पर 256, तो आप देखिए 56 जो है वो आपका विभाजित हो रहा है। हमने लिखा 312, हमने लिखा 432, हमने लिखा 132। तो आप कहेंगे क्या नंबर 3 अंकों का ही होगा? नहीं, आपका फिर नंबर चाहे जितना बड़ा हो, केवल ये 2 अंक जो हैं आपके 4 से विभाजित होने चाहिए, और फिर आगे आपकी चाहे जितनी संख्याएं जुड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगला नंबर बनता है 5 का। याद रखिए ये ऐसे ही पूछा जाएगा हमसे, जब भी पूछा जाएगा हमें पूछा जाएगा कि 3 4 5 और स्टार लगा के यहां पर 6 कर देगा कि एक ऐसा नंबर बताओ कि ये पूरी की पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाए। अब देखिए नंबर तो सेट करने को आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, यहां पर आप 3 भी सेट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे हमने यहां पर नहीं बोला, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपके पेपर में ऑप्शन नहीं है, या ये मान लीजिए कि आप किताब हल कर रहे हैं, तो यहां पर सबसे पहले उस नंबर की बारी आती है जो नंबर सबसे छोटा है, फिर वो भले ही 0 क्यों ना हो। तो अगर आपका 0 भी सेट हो रहा है तो यहां पर पहले आप 0 रखोगे, उसके बाद 3 के पास जाओगे, या उसके बाद 1 के पास जाओगे। नहीं होता क्या, लोगों के पास पता चला 1 और 3 दोनों सेट हो रहे हैं,
उन्होंने 3 लगा दिया, घर पे आए, या ऑप्शन में वो कुछ ऐसे देगा 3, 2 और 1 और 4। अब बात आती है कि यहां पर नंबर तो सभी लगभग विभाज्य है, नहीं, जो सबसे पहली प्योरिटी है वो इसकी है। चूंकि हमें सबसे पहले छोटे से छोटा नंबर लेना है, तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर सबसे पहले कुछ कटता है तो वो आपका 16 कटता है, इसलिए यहाँ पर 1 सेट होगा। नहीं तो पता चले कि आप 3 लगा के आ जाओ, 2 लगा के आ जाओ, या आप कह सकते हो अदर नंबर कोई लगा दें और वो 4 से विभाजित हो जाए, तो आपके अनुसार तो सही हो गया, बाद में आप घर आएंगे तो पता लगेगा कि वो सवाल गलत है। ठीक है, तो हमें मिनिमम से मिनिमम नंबर रखना है जो कि आपको विभाज्य करेगा। ठीक, अगला नंबर दिया हुआ है 5। 5 के बारे में अपनी एक यूनिक क्वालिटी, आप ये कह सकते हो कि ये समाज में एक अलग तरह के लोग हैं जिनकी एक अपनी प्योरिटी है कि अगर इन्हीं की बिरादरी का दिखेगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। आप जनरली देखे होंगे कि जब आप समाज में बैठते हैं तो कुछ लोग ये देखते हैं कि ये मान लीजिए कि 5 हमेशा अपनी बिरादरी ढूंढता है, बस सीधी सी बात। यानी वो क्या बोलता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका अंतिम अंक, आप लिख सकते हैं, कोई भी ऐसा संख्या जिसका अंतिम अंक 5 हो या आपका 0 हो। यानी कि अगर आप 25 की बात करें तो भी कटता है और 30 की बात करें तो भी कटता है। याद कैसे रखेंगे, याद हम इसको इस तरह रखेंगे कि कोई भी आपका 10 हो, 20 हो, 30 हो, उसमें एक 5 तो आना ही है। हालांकि इसमें अभी आप जब नंबर आप 0 पढ़ेंगे तो इसकी फिर विधिवत विस्तार से बातें होंगी, लेकिन अभी हमें केवल बात की जा रही है। तो इसमें अगर हम देखें तो 5 से विभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, 25, 35, 40, 625, और जब कुछ ना याद आए तो 32, 25, और जब कुछ ना याद आए तो अभी हमने पीछे एक संख्या लिखी थी 30, 25 जो कि 55 का स्क्वायर थी, या हम यहाँ पर लिख दें 1025 या 1005 भी आपका आंसर सही। तो याद रहेगा कि विषम संख्या जो 5 की डिविजिबिलिटी है वो इस बात पर डिवाइड करेगी कि आपका जो अंतिम अंक होना चाहिए वो 5 होना चाहिए और यह आपका सम होना चाहिए। याद रहेगा। अब अगर बात आती है जब कुछ भी याद न रहे तो सबसे एक बड़ी बात 5 की और एक खास बात होती है, याद करो वो छोटी कक्षाओं का दौर, जब हम 3 और 4 कक्षा में पढ़ते थे तो वहां पर हमें कोई भी फैक्टर दिया जाता था, अगर हम उसके लास्ट में 0 देख लें या कोई भी नंबर दिया जाए अगर उसके लास्ट में हम 5 देख लें तो भले हमें टीचर ये बोलती थी कि हम उसको डिवाइड 2 से शुरू करें, नहीं, लेकिन उसको हम छोटा करने के लिए डिवाइड 5 से शुरू करते थे। रीजन, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 से भाग देंगे तो आधा होगा, जबकि आप 5 से भाग देंगे तो वो नंबर 5 गुना कम हो जाएगा और हमें फैक्टर करने में बहुत आराम होता है। याद रहेगा। अगला नंबर है हमारा 6। अगर आप 6 की बात करें तो यहां देखिए हमने कहा था कि जब भी कोई भी नंबर आएगा वो पिछले नंबरों का रिकॉर्ड जरूर रखेगा। तो आप एक बार सोचें कि 6 कैसे बनता है, तो हमारा जो 6 बनता है वो 2 × 3 से बनता है। यानी कि अगर आप 6 की बात करेंगे तो हमें 2 की भी बात करनी होगी और 3 की भी बात करनी होगी। यानी कि अगर हम 6 की बात करेंगे तो आपके पास 2 नियम होंगे। क्या क्या, कि अंतिम अंक या इकाई अंक आप कह सकते हैं, अंतिम अंक क्या क्या हो, 2 हो, सम हो या आपका 0। एक बात तो ये तो हमने 2 का नियम पढ़ा था। 3 का नियम क्या था कि अंकों का योग आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि जब आप 6 की बात करेंगे तो 2 और 3 की बात होनी ही तय है, क्योंकि यहां से आपका एक सवाल बनेगा, अभी हम उसे बताएंगे। ठीक है, तो जब 6 की बात होगी, हमने कोई भी नंबर लिखा, यहां पर देखिए पहले याद रखना है कि लास्ट में आपका सम होना चाहिए या 0 होना चाहिए। हमने नंबर कुछ ऐसे लिखा, कि इस नंबर को हमें 6 से विभाजित करना है, तो हमें सबसे पहले 2 की बात करनी है कि अगर 2 से बात हो रही है तो देखते हैं कि क्या लास्ट में सम संख्या है
बिल्कुल है, हमारे पास यहाँ पर सम संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये नंबर 2 से विभाज्य है। तो क्या 3 का नियम भी फॉलो हो रहा है? हमने चेक किया तो 3 2 5 और 5 10 और 6 16, तो नहीं हो रहा। यानी कि सीधी सी बात, अभी जब तक ये नंबर लिखा है तब तक ये नंबर 6 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 वाली शर्त पूरी नहीं हो रही है, तो इसीलिए आपको ये स्टार लगाया गया है। तो पूछेगा स्टार पर नंबर बताइए, तो हमने जोड़ा 6 5 11 और 3 14 और 2 16, जबकि 16 3 से विभाजित नहीं होता है, और तो 3 से विभाजित क्या होता है, तो 16 के ऊपर जाएंगे, 16 के ऊपर जाएंगे तो 16 के ऊपर 18 विभाजित होता है, यानी कि हमें जरूरत है 2। और जब 2 की जरूरत पड़ रही है तो हमने रख दिया। अब आप 3 से इत्मीनान से भाग दे सकते हैं। 3 दूना 6, 3 8 24, 3 4 12 और 3 4 12। यानी कि सीधी सी बात है कि जब 6 की बात होगी तो हमारे 2 और 3 की बात तो परमानेंट होनी है, क्योंकि ये पहला नंबर है जहां से सबसे अच्छे सवाल बनते हैं। ये याद रखिए, यहां तक जो भी डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई है उस डिविजिबिलिटी में से सबसे अच्छा सवाल यहीं से आता है। और एक चीज कि डिविजिबिलिटी का एक नियम ये भी है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे पीछे वाले नंबर्स की जरूरत पड़ती जाएगी। यानी कि हमसे सवाल क्या पूछता है, तो देख लीजिए, आपके ही किताब में सवाल पूछेगा कि 1 से लेकर 100 तक या 200 तक कर दें, 1 से 200 तक 2 व 3 से विभाज्य संख्याएं बताइए। विभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए, अब दिमाग में आता है कि यहां पर तो हमसे 2 से भी पूछा गया है, जबकि आप जानते हैं 2 से तो हर दूसरा नंबर कटता है। हो सकता है 3 से कुछ देर बाद कटे, लेकिन 2 से तो हर दूसरा नंबर कट रहा है। तो अगर आप 2 से देखेंगे और 3 से देखेंगे, अलग अलग देखेंगे, तब तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा। तो यहीं पर हमारी काम आती है विभाज्यता। अगर डिविजिबिलिटी का एक मेन उद्देश्य है तो वो यही है कि अगर हमसे छोटे नंबर से पूछा जाए तो हम सीधे सीधे बड़े की बात करें। जैसे 2 × 3 से पूछा गया 6 की, तो अब पूछिए क्या हमसे 99 की विभाज्यता पूछी जाएगी? मान लीजिए हमसे कहा जाए कि एक नंबर दिया जिसको 99 से भाग देना है, तो नहीं, कभी भी 99 की विभाज्यता नहीं पूछी जाएगी, हमसे 11 और 9 की विभाज्यता पूछी जाएगी। यानी कि अगर हमको ये आती है तो वो भी आती है। तो विभाज्यता आपकी जो होती है वो केवल कम नंबर्स की बनती है, आगे तो सब इन्हीं से बनते हैं मिलके। तो हमने देखा कि यहाँ पर 1 से लेकर 200 तक वो संख्याएं पूछी गई हैं, या उन संख्याओं की संख्या पूछी गई है जिनमें 2 व 3 से भाग जाता है। अब अगर आप काउंट करेंगे तो हमने लिखा यहाँ पर पहला नंबर जो बनता है वो 6 बनता है, दूसरा नंबर जो बनता है वो 12 बनता है, फिर बनता है आपका 18। देखिए ये 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो क्या आप गिनती करके लिखेंगे? नहीं, बस हमें यहाँ पर आपको डॉट डॉट लिख देना है और आप एक बार वापस जाइए कहां पर, यहाँ 200 पर। और अब आपको 2 और 3 से कोई मतलब नहीं है, आप केवल और केवल 6 से इसमें भाग दे दीजिए। तो जैसे ही आप भाग देंगे, हमने देखा कि 200 में 6 से भाग देने पर हमने देखा 6 3 18 और 6 3 18, यानी कि 33 संख्याएं ऐसी हैं जो संख्याएं आपकी 2 व 3 से विभाजित होती हैं। तो एक बात तो तय है कि हमारे पास जो 6 की विभाज्यता है वो 2 चीजों में काम आ गई। एक तो हमें काम आ गई कि जब 200 में 6 से भाग दिया तो 33 नंबर ऐसे हैं जो आपके 2 व 3 से कट रहे हैं। तो वो 33वां नंबर कौन सा है, वो पूछ सकता है कि वो 33वां नंबर 13 नंबर कौन सा होगा। तो आप 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, यानी कि जैसे ही आप 6 का गुणा करेंगे तो 6 3 18 का 8 और 6 3 18 और 1 19, यानी 200 के पहले जो आपका 198 पड़ेगा वो नंबर होगा अंतिम 2 व 3 से विभाजित नंबर। याद रहेगा? तो हमें याद रखना है कि ये सवाल जनरली पेपर में 60% एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। अब हो सकता है
आपका पेपर वाला थोड़ा अच्छा हो तो वो ये भी पूछ सकता है कि 1 से 100 तक बताओ। अच्छा, हमने वहां तो 33 लिख दिए, अगर 32 होते तो चलो आप 16 इधर और 16 उधर कर देते। तो हमें सीधा सा बात, हमें अब इसमें 6 से भाग दे देना है कि पूरा पूरा कितनी बार जाएगा। तो 6 1 6 और यहां पर आपका ये बचा आपका 4 और ये आपका हो गया यहां पर 40, तो 6 6 36। यानी कि अगर आप बात करेंगे तो यहां 16 छक्का 96, यानी कि 16 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 100 तक आएंगी। याद रहेगा, बहुत मोटी बात क्लियर करिए। ये आंसर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनसे भी अच्छा आंसर ये है कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि 1 से 100 तक बताइए, हमने तो सवाल में 200 तक पूछा था, सवाल नंबर 3 कि 1 से 100 तक बताइए, तो 1 से 100 तक बनेंगी 16 संख्याएं। अब बात आती है कि आगे कितनी बनेंगी, तो जाहिर सी बात है 33 तो यहां तक थी और 16 यहां हो गई, तो 101 से और 200 तक बनेंगी 17 संख्या। तब आपका जो सम बनेगा वो आपका 33 का बनेगा। तो 33 संख्याएं तो विभाजित होंगी, लेकिन 16 संख्याएं होंगी जो 100 तक होंगी और 17 संख्याएं होंगी उनकी नेक्स्ट, तो वो आपकी 200 तक। और विभाज्यता की सबसे अच्छे सवाल यहीं से बनता है, याद रखिएगा। याद रहेगा, आगे चलते हैं। 6 के बाद नंबर आता है 7 का। तो 7 के बारे में किताबें बहुत कुछ लिखती हैं, अलग अलग भी लिखती हैं, लेकिन आज एक ऐसी यूनिक चीज देंगे जो आपको बुक्स में नहीं दिया गया है। बिल्कुल 100% बुक्स में नहीं है, लेकिन आपके सवालों में जरूर आता है। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आप पहले 6 तक की डिविजिबिलिटी तैयार कर लीजिए, क्योंकि हमें 7 की जो डिविजिबिलिटी है वहां से नियम भी कुछ नए बन जाते हैं। तो आप इस यूनिट को यहीं पर छोड़िएगा और 7 की डिविजिबिलिटी हम अगले टर्म पर पढ़ेंगे। और हमने आपको जो शुरू में चीजें बताई थी उन पर आप एक बार जरूर गौर करिएगा कि आपको YouTube पर हमारे सब्सक्राइबर बढ़वाने हैं, क्योंकि जब तक हम मोनेटाइज नहीं होंगे तब तक आप तक वीडियो उतनी सुगमता से नहीं पहुंचेगा। दूसरी चीज, जो लोग पढ़ने के इच्छुक हैं, क्योंकि होता यह है कि बहुत से लोग आप YouTube पर पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ाई से कम आप चैट सेक्शन में लगे रहते हैं। तो जो भी पढ़ने के इच्छुक हैं वो लोग आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। हम एक बार फिर कहेंगे कि मे भी आपको ये वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन बाकी वीडियो जो मिलेंगे वो आपको YouTube पर नहीं मिल पाएंगे। जनरली चैप्टर में एक वीडियो आपको YouTube पर मिलेगा और अगले वीडियो जो होंगे वो सब के सब ऐप पर मिलेंगे, जिनको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। नहीं तो पता चले कि आपका चैप्टर भी अधूरा छूट जाए और आप बोले कि सर हमारा कोर्स नहीं पूरा हुआ। तो कोर्स आपका जब ही पूरा होगा जब आप ऐप पर मौजूद होंगे। और बाकी आपकी कोई भी समस्या है वो आप चैट सेक्शन पर शेयर कर सकते हैं, इससे आप निश्चिंत रहिए। और एक बार फिर से आपसे हम कहेंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका मैथ टीचर नरेंद्र सिंह, और यहीं के साथ मैं गुड बाय कहता हूं आपको। ठीक है, अगली क्लास में।